नेक्स्ट देखिए संरचनात्मक रूपांतरण। संरचनात्मक रूपांतरण संरचनात्मक रूपांतरण यानी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आर्थिक समृद्धि की अवधि में, आर्थिक समृद्धि की अवधि में, अवधि के दौरान जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, प्रारंभ में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में, और बाद में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में कार्यबल के आयाम में परिवर्तन, कार्यबल के आयाम में परिवर्तन। ये एक पैटर्न है। क्या है ये पैटर्न? ये एक पैटर्न यहाँ बताया यानी कि संरचनात्मक रूपांतरण यानी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कि जैसे जैसे यानी ये समृद्धि, समृद्धि के दौरान या समृद्धि की अवधि में, लिखना नहीं है इसको, समृद्धि की अवधि में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यानी जैसे जैसे समृद्धि के दौरान के अवधि में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे क्या होता है, पहला तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद टर्सरी सेक्टर, यानी 3 सेक्टर हुए। तो यानी जब अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विकसित नहीं होती है तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कहाँ होता है, इसमें लगा होता है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर भी डेवलप नहीं होता है, वो सेक्टर भी डेवलप नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स कहाँ इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी सेक्टर। यानी वर्कफोर्स अगर हम कहें सबसे ज्यादा वर्कफोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है।
उसके बाद जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यानी अर्थव्यवस्था जब बेहतर होती है, तो ये वर्कफोर्स शिफ्ट होने लगता है इस सेक्टर। ये वर्कफोर्स क्या होगा, शिफ्ट होगा इस व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ भी तो श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर मॉडर्नाइजेशन होगा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनों का उपयोग शुरू हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्ट्रूमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा, तो क्या होगा, यहाँ लेबर फोर्स की आवश्यकता कम होगी, लेबर फोर्स की आवश्यकता कम होगी। जहाँ एक फसल काटने के लिए या फसल की थ्रेशिंग के लिए जहाँ सैकड़ों मजदूर की आवश्यकता होती थी, एक बड़ी मशीन उसे कम समय में और अधिक तेजी से उस काम को कर सकती है। तो स्वाभाविक है कि जब एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर और मॉडर्न होगा, वहां पे नई नई तकनीक का जब इस्तेमाल किया जाएगा, तो लेबर फोर्स की आवश्यकता कम होगी। तो वो जो लेबर फोर्स यहां से निकलेंगे, अब उनको रोजगार चाहिए ना, तो रोजगार के लिए वो कहां जाना चाहिए। और जब इस सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसका कंजप्शन भी होना चाहिए। अब कंजप्शन के लिए क्योंकि ये इस सेकेंडरी में जो लोग लगे हुए हैं, ये तो कृषि का उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन इनको भोजन तो चाहिए ना। कृषि का उत्पादन तो नहीं करते हैं, लेकिन इनको भोजन तो चाहिए। तो खाद्यान्न कहां से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेगा, तभी तो ये इस सेक्टर को सप्लाई करेगा। अगर मान लें कि ये उतना ही उत्पादन करे जितनी इसकी जरूरत है, तो क्या होगा, फिर इसके लिए खाद्यान्न कहां से है। लेकिन अगर इसका मॉडर्नाइजेशन होगा, इसका आधुनिकीकरण होगा, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि यहाँ ये जब इसकी क्षमता बढ़ेगी, तो आवश्यकता से अधिक सरप्लस प्रोडक्शन होगा, और सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर सप्लाई उसको किया जा सकता है। तो वर्कफोर्स क्या होता है, शिफ्ट होने लगता है। ये जो वर्कफोर्स है ना, वो शिफ्ट होने लगता है कहां, सेकेंडरी सेक्टर। अब स्वाभाविक है कि जब ये सेक्टर डेवलप कर रहा है, ये सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, तो ये सेक्टर भी डेवलप करेगा, स्वाभाविक ये सेक्टर भी डेवलप करेगा। तब ये वर्कफोर्स यानी जो वर्कफोर्स है कहां है, वो यहां शिफ्ट होगा, यहां शिफ्ट होगा। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जो वर्कफोर्स है वो शिफ्ट होता है, वर्कफोर्स शिफ्ट होता है। और अगर और टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट, अगर कुल जनसंख्या का मैक्सिमम पार्ट अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए अगर इस पर निर्भर, यानी प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर, और देश की अर्थव्यवस्था में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसी सेक्टर का हो, इसको क्या कहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, यानी देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, एग्रीकल्चर। ये हम देखें कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार एग्रीकल्चर। अगर यही कहां चले गए, अगर यही अर्थव्यवस्था जब यहां से वर्कफोर्स यहां शिफ्ट करना शुरू होगा, यहां से वर्कफोर्स वहां शिफ्ट करना शुरू होगा, ये सेक्टर भी अब बढ़ना शुरू करेगा, तो यहाँ भी उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ भी उत्पादन बढ़ेगा। तो अगर रोजी रोटी के लिए सबसे ज्यादा लोग इस पर निर्भर हो जाए और जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन भी अगर सबसे ज्यादा हो जाए, तो क्या कहेंगे कि मैंने ये इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी, क्या कहेंगे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी, यानी औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था। अब फिर ये और जब और डेवलपमेंट होता है, तब ये वर्कफोर्स का एक हिस्सा शिफ्ट कर जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ जीरो हो जाएगा, इसका कुछ हिस्सा शिफ्ट करता है आपको सेकेंडरी स्टेज में, कुछ हिस्सा शिफ्ट करता है टर्सरी सेक्टर में। इस प्रकार ये शिफ्टिंग लगातार चलती रहती है। अब नतीजा क्या होता है कि ये सेक्टर भी
जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है, जब ये सेक्टर भी पूरी तरह डेवलप हो जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी रोजगार के लिए और रोजगार के साथ साथ जीविका के लिए, रोजगार के लिए और साथ साथ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर इस सेक्टर का सबसे ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। यानी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा योगदान है हमारे जीडीपी में भी। यानी जो देश की जो आय हो रही है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसी सेक्टर का है। इसलिए हम ये कहेंगे, आइए हम ये क्या कहेंगे कि ये सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और ये प्रक्रिया, और इसको हम क्या कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तब जो वर्कफोर्स है, पहले सबसे जब अर्थव्यवस्था इनिशियल स्टेज में होती है तब यहाँ सबसे ज्यादा लोग होते हैं। जब यहाँ से शिफ्ट करती है तो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर से जब शिफ्ट करती है तो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। इसलिए इसमें कहा गया कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में और उसके बाद तृतीय क्षेत्र में कार्यबल का जो डायमेंशन है यानी वर्कफोर्स का जो डायमेंशन है वो परिवर्तित होता है, वो बदलता है, वो शिफ्ट होता है। तो भारत में क्या हुआ, आमतौर पर जो एक प्रोसेस है वो ये है कि यहां से चले तो यहां, फिर यहां से चले तो यहाँ। ये होगा जो एक रेगुलर और क्रम का जो प्रक्रिया है वो यहां से चले तो यहां, यहां से चले तो यहाँ। पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी, उसके बाद औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था होगी और उसके बाद सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में थोड़ी प्रक्रिया अलग दिखाई पड़ती है। जब देश आजाद हुआ तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, यानी देश की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, रोजगार के लिए भी सबसे ज्यादा लोग इसी पर निर्भर, और देश की अर्थव्यवस्था में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसी पर। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, हमने डेवलपमेंट मॉडल अपनाया। हमारा डेवलपमेंट मॉडल क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी। जब देश आजाद हुआ तो भारत में कौन से विकास का मॉडल अपनाया गया, नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी। ये हमारा डेवलपमेंट मॉडल। और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उस पंचवर्षीय योजना में यानी 5 ईयर जो प्लान बनाया गया उसमें बताया गया कि एग्रीकल्चर पर हमारा जोर होगा, यानी एग्रीकल्चर को हमें बढ़ाना। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ तो हमारे देश में खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न हमें बाहर से आयात करना पड़ता, हमें इंपोर्ट करना पड़ता। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी यानी भोजन यानी खाद्यान्न। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले खाद्यान्न की आवश्यकताओं को हम पूरा करें, इसलिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया फर्स्ट प्लान, ये 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा जोर दिया गया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जोर किस क्षेत्र पर दिया गया, तो किस पे दिया गया, एग्रीकल्चर, क्योंकि भोजन हमारी प्राथमिकता थी। इसलिए हमें कोशिश ये थी कि कम से कम हम विदेशों पर निर्भर हो, और इसके लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, अपने देश में उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि हम हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो सके। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, वो तो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी ना, एग्रीकल्चर में हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर में हमें ये हासिल करना है। यानी जो डेवलपमेंट मॉडल था यानी वो किस पर आधारित था, वो था हैरट डोमर मॉडल। हैरट डोमर
मॉडल। ये अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक डेवलपमेंट मॉडल बनाया था, उसी डेवलपमेंट मॉडल को भारत ने अडॉप्ट किया था, हैरल्ड डोमर मॉडल। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तब उसमें किस पे जोर दिया गया सबसे ज्यादा? इंडस्ट्रीज पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रीज को क्या कहा था, क्या बताया था इंडस्ट्रीज के बारे में? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जबकि आज भारत में सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज का ही विरोध हो रहा है। ये सब कुछ अडानी और अंबानी को दे दिया सरकार ने, सब कुछ बेच रही है सरकार। तो इसको लेकर उनका क्या स्टेटमेंट था? टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट। बड़े इंडस्ट्रीज के बारे में उन्होंने क्या कहा? टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये विकास के मंदिर, विकास की धारा यहीं से निकलेगी, विकास की जो धारा है वो यहीं से निकलेगी। इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत में इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा जोर दिया। और ये किस पर आधारित था? सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पीसी महालनोबिस जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है भारत में? कौन सा दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? स्टैटिस्टिकल डे, यानी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था, पीसी महालनोबिस का। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसमें इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे ज्यादा जोर दिया गया। और ये कोशिश की गई कि हर क्षेत्र में अलग अलग पंचवर्षीय योजना में हर अलग अलग क्षेत्र पर जोर दिया जाए। और जब देखिए, जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, भारत क्या उस समय आजादी के कितने वर्षों के बाद भारत को एक युद्ध करना पड़ा? महज 15 वर्षों के बाद, महज 15 वर्षों के बाद ही। और भारत को जब आजादी मिली तो क्या स्थिति थी भारत की? भारत की स्थिति काफी कमजोर थी। हमारे पास खाद्यान्न पूरी तरह नहीं थे, हमारे पास उपभोग की जो आवश्यक वस्तुएं थी उसका हम निर्माण नहीं कर पा रहे थे, वो भी हमें विदेश से मंगवाना पड़ता था। सिंचाई व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी, परिवहन व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी। अंग्रेजों ने बहुत अच्छा भारत तो हमें नहीं दिया था, बहुत टूटा फूटा अस्त व्यस्त भारत। अब वैसी स्थिति में भारत का पुनर्निर्माण करना भी था, अपने आप को एस्टैब्लिश भी करना था। और ठीक 15 साल के बाद चीन जैसे ताकतवर देश के साथ हमारा मुकाबला हो गया, हमें हार मिली, बुरी तरह हम पराजित हुए। हमारा एक हिस्सा भी 38,000 वर्ग किलोमीटर चीन के पास चला गया। और ठीक 3 साल के बाद एक और युद्ध करना पड़ा, 62 के बाद 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अब सोचिए कि भारत वैसी स्थिति में था कि लगातार वो युद्ध में युद्ध करता रहे। 65 में ये पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ये सोच रहा था ना कि अभी भारत का मनोबल टूटा हुआ, क्योंकि हारा हुआ देश, उसके पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो बहुत मजबूती से मुकाबला कर सके। इसीलिए उसे लगा कि अगर यही असली मौका है भारत पे हमला करके कश्मीर को हथियाने की, उसका भी एक ही उद्देश्य है कि कश्मीर किसी तरह आ जाए। अब पता चल कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर को लेते लेते लाहौर भी भारत में आ जाए। स्थिति तो ऐसे ही उत्पन्न हो रही है कि वो कश्मीर को लेने की कोशिश कर रहा है, पता चला कि दिल्ली लाहौर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो 65 में युद्ध लड़ना पड़ा और 66 में भयंकर अकाल पड़ गया देश में। 67 में भी भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल। एक तरह से भुखमरी की कगार पर हमारा देश पहुंच गया। तो भारत को सबसे अधिक जरूरत किसकी थी? खाद्यान्न। क्योंकि जब पहला साल जब अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है ना, तो उस साल कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती। जब 2020 में पैंडेमिक में पूरा देश लॉकडाउन हुआ तो इतनी समस्या नहीं हुई, क्योंकि लोगों के पास बचत थी, लोगों के पास सेविंग थी।
तो लॉकडाउन में उससे उसकी जरूरत पड़ी। पहले लॉकडाउन को तो मजदूरों ने अस्त व्यस्त कर दिया, पूरे हिंदुस्तान भर से वहां से निकल निकल के पैदल चल पड़े अपने अपने घर पहुंचने के। लेकिन बहुत अधिक परेशानी नहीं, परेशानी दूसरे लॉकडाउन में, यानी जब 2021 का लॉकडाउन आया तब इसमें ज्यादा परेशानी, क्योंकि पर लोगों के पास बचत नहीं, लगभग उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास रोजी रोटी की समस्या थी। तो जब पहले 1966 में जब अकाल पड़ा तो उस समय भारत को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसके पहले स्थिति ठीक थी, तो लोगों के पास, किसानों के पास अनाज का थोड़ा बहुत भंडार तो था जिसका वो उपयोग कर सकते थे। लेकिन जब दूसरे साल अकाल पड़ गया तब तो घोर समस्या उत्पन्न हो गई। और उसी दौर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 के दौर में शुरू हुआ। हरित क्रांति से दो फसलों पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। कौन कौन सी फसल पे? गेहूं और चावल। चावल के उत्पादन में दक्षिण भारत के चावल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि, बहुत अधिक पैदावार, और उत्तर भारत में गेहूं पर जोर दिया गया, क्योंकि दक्षिण भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वो चावल के लिए ज्यादा अच्छा है, और उत्तर भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो गेहूं के लिए बेहतर है। और विशेषकर पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र था वहां पे बड़ी बड़ी कैनाल सिस्टम डेवलप किया गया, कृत्रिम ये झील बनाए गए, वहां से नहरें निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर निकाला गया हरिके बैराज से। और उस पूरे क्षेत्र में जो कभी रेगिस्तान था वहां से किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता था। पंजाब में वर्षा कम होती है, आज भी वर्षा कम होती है। नतीजा ये हुआ कि उस कैनाल सिस्टम में पंजाब में भी धान का उत्पादन होने लगा, पंजाब जैसे क्षेत्र में भी धान का उत्पादन होने लगा। बंगाल में और बिहार में तो यहाँ काफी वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पर्याप्त वर्षा होती है, और अभी भी बंगाल भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है चावल के उत्पादन। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गए, चावल और एटलीस्ट गेहूं, हम आत्मनिर्भर हो गए। हम इतना उत्पादन करने लगे कि अपनी तो आवश्यकता पूरी करते थे, हम दूसरे देश को निर्यात भी करते थे। तो ये पहली, तो वो दौर था। अब स्वाभाविक है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड, इसमें जैसे जैसे अर्थव्यवस्था, अब जब कृषि में हम बेहतर किए, आगे बढ़े, इंडस्ट्रीज में हमने बेहतर किया, तो भारत का क्या है कि आमतौर पर अर्थव्यवस्था शिफ्ट होकर यहाँ आती है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी में आती है। लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो जंप था वो सीधे इस पे आ, यानी सर्विस सेक्टर में सीधे आ। कैसे? आज सबसे अधिक जीडीपी में योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र, लगभग 60% से ज्यादा, यानी टोटल जीडीपी में सेवा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का। तो अगर इसमें हम जैसे प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद टर्शियरी सेक्टर, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इस सेक्टर का है, उसके बाद इस सेक्टर का है, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर का है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का है, और उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, यानी सबसे कम प्राइमरी सेक्टर। लेकिन रोजगार के मामले में अगर देखें कि कौन सा क्षेत्र कितना रोजगार दे रहा है, तो रिवर्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, यानी ये सबसे ज्यादा हो जाता है ये सबसे ज्यादा हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट देने में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा हो जाता है। उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है, और सबसे कम ये सेकेंडरी सेक्टर, यानी सबसे ये टर्शियरी सेक्टर और सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र है भारत का वो सबसे कम रोजगार दे रहा है। तो अर्थव्यवस्था तो क्रमशः प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी आना चाहिए था, लेकिन ये
भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सीधे यहां से यहां तक आती है। और आज भी स्थिति क्या है, ये रोजगार सबसे ज्यादा ये दे रहा है, रोजगार सबसे ज्यादा ये दे रहा है और कमाई सबसे ज्यादा इस सेक्टर की हो रही है। तो भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत की सर्विस बेस्ड, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कैसे कह सकते हैं? क्योंकि किसी भी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हम तब कहते हैं ना कि जब सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान भी सर्विस सेक्टर का होता और रोजगार में भी सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का होता, तब तो कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। लेकिन यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है और कमाई सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए कैसे भी नाम, आखिरकार भारत में किसानों की स्थिति दयनीय है, किसान सड़क पे है, किसानों की आमदनी सबसे कम है, किसान की स्थिति इतनी खराब है, क्यों है? इसके पीछे अगर आप देखिए रोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में और जीडीपी में योगदान के मामले में, जीडीपी में योगदान के मामले में, तो अगर यहाँ पे क्या बनता है, कौन सा फिगर बनता है? रोजगार के मामले में सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद टर्सरी सेक्टर और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। जीडीपी में योगदान के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा ये सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर पर लगभग 55% लोग डिपेंड, प्राइमरी सेक्टर अपनी रोजी रोटी के लिए लगभग 55% लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, ये सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर, लगभग 25 से 30% इस पे निर्भर, और बाकी रेस्ट जो है वो रेस्ट इस पे आपका सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड है। और जब योगदान के दृष्टिकोण से देखें तो इस सेक्टर का योगदान यानी टर्सरी सेक्टर का योगदान लगभग 60% और इसका योगदान लगभग 19%। ये भी घटता बढ़ता है, कोई स्टेबल नहीं है। तो सोचिए कि प्राइमरी सेक्टर कितना कमाई कर रहा है, 19 रुपया। प्राइमरी सेक्टर कितना कमा रहा है, 19 रुपया कमा रहा है। और सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर कितना कमा रहा है, 60 रुपया कमा रहा है। तो यहाँ 55 लोग मिलके कितना कमा रहे हैं, 19 रुपये। तो 19 रुपये को 55 लोगों में बांटेंगे तो आप उम्मीद लगाइए कि कितना मिलेगा। अगर 19 रुपये 20 रुपया ही मान लेते हैं, 20 रुपए को अगर 55 लोगों में डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 50 पैसे से कम आएगा, 50 पैसे से भी लगभग कम आएगा। आप सोचिए कि एक किसान की कमाई कितनी है, 50 पैसे। और यहां पर मान लेते हैं 30% लोग लगे हुए हैं और 30 लोग मिलकर 60 रुपया कमा रहे हैं। तो 60 रुपये को 30 लोगों में डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है, 2-2 रुपया आता है। तो इस क्षेत्र में लगे हुए लोगों की कमाई 2-2 रुपया और कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोगों की कमाई 50 पैसे से भी कम है। तो किसानों की स्थिति बेहतर कैसे हो सकती है?
और सर्विस सेक्टर में काम करने, बैंक में काम करने वालों को दिक्कत है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वालों को दिक्कत है, टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वालों को दिक्कत है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले को दिक्कत है। सेवा क्षेत्र में बताइए, आज पेंडेमिक के दौर में भी अगर हम देखें, पेंडेमिक के दौर में भी देखें तो सेवा क्षेत्र थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो लेकिन अब तो कृषि क्षेत्र की बात है, और कृषि क्षेत्र की स्थिति देखिए, जहां 55 लोग मिलके मात्र 19 रुपया कमाते हैं, तो उनकी स्थिति भला बेहतर क्या होगी? पूरे एक साल की कमाई 50 पैसे से भी कम है, भला उनकी स्थिति कैसे हो सकती है? ठीक हो सकती है। और यानी जब तक, तो किसानों की स्थिति कैसे बेहतर होगी? जब तक कृषि पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम नहीं करेंगे। विकसित देशों में, अमेरिका में एग्रीकल्चर पर मात्र 5% लोग, इंग्लैंड में मात्र 2% लोग कृषि पर निर्भर है, और हमारे यहाँ 55% निर्भर है। तो सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी या उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर? उसके बावजूद हम दुनिया की 5वीं बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि सेवा क्षेत्र के योगदान के कारण यह संभव हो सकता है। तो भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में जाने के बजाय सीधे तृतीय क्षेत्र में चला, यानी एक लंबा जंप था भारत के संदर्भ। अब आगे लिखते हैं। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को है, बताएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। नियोजित अर्थव्यवस्था के साथ साथ, प्लान्ड इकोनॉमी के साथ साथ ये मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के रूप मिले। औद्योगिक अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था जैसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं। अब सवाल है कि देश को यह देखना पड़ता है कि हमारी ताकत का, अगर किसी देश में खनिज का पर्याप्त भंडार, तो उसकी कोशिश क्या होगी? इस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप करें। अगर मान लें कि आपके यहाँ खनिज बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो आप बेहतर होगा ना कि उसका आप यूज करें। लेकिन अगर आपके पास खनिज नहीं है, उपजाऊ जमीन, तो आप क्या करें? कृषि पर जोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास खनिज नहीं है तो आप, और उपजाऊ जमीन है, तो आप क्या करेंगे? जोड़ तो उसके देंगे ना। और आपकी कोशिश क्या होगी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, जैसे फूड प्रोसेसिंग। अब बिहार के अगर मान लो, बिहार के पास मिनरल्स है भी तो बहुत कम है। अभी मिनरल्स के नाम पे सबसे ज्यादा है तो क्या है? बालू है। और देख रहे हैं कि बालू में कैसे लूट मची हुई है। देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, देख रहे हैं कि अभी पिछले 2-3 दिन से आईपीएस से लेकर दरोगा तक सस्पेंड हो गए। तो ये यानी बालू माफिया अवैध तरीके से बालू निकालने में पुलिस और इन व्यापारियों का एक गठजोड़ है, जिससे बिहार सरकार को काफी नुकसान हुआ। इन लोगों ने तो इतना बालू निकाला कि कोइलवर नदी पर जो पुल बना हुआ वो भी खतरे में आ गया। अब पिलर के आसपास अगर बालू निकालेंगे आप, जिस पिलर पर पुल टिका हुआ है, अगर उसी के आसपास अगर बालू का खनन होगा तो उसका बेस क्या होगा? कमजोर होगा। तो बालू हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारी बिहार की क्षमता क्या है? बिहार की क्षमता एग्रीकल्चर। उत्तर बिहार का बाढ़ ये क्षेत्र बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। टाल क्षेत्र का नाम सुना है? टाल क्षेत्र, बाढ़ बढ़ैया का जो पूरा इलाका है, वो बरसात के दिनों में पानी में डूबा हुआ है। लेकिन जब
नवंबर का महीना आता है तो उसमें सिर्फ बीज फेंक दीजिए और कुछ करने की आवश्यकता है। इतना अधिक उत्पादन होता है तो वो जो दाल क्षेत्र है में अगर दाल की खेती की जाए, चने की मसूर की खेती की जाए, अरहर की खेती तो नहीं हो सकती है क्योंकि वो पूरा क्षेत्र पानी से डूबा होता है। अरहर की खेती के लिए ऊंची जगह होनी चाहिए। तो सोचिए कि अगर उस क्षेत्र में दाल की खेती की जाए तो बिहार को क्या हम आधे हिंदुस्तान को दाल खिला सकते हैं।